ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद अज़ीज़ तलबा व नाज़रीन, आज हम जमात दहम मज़मून उर्दू ज़ुबान अव्वल से इबारत फ़हमी और रुमूज़ व ख़ाफ़ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। इबारत फ़हमी है क्या? आइए बच्चों, अब हम जानते हैं इबारत फ़हमी है क्या। इबारत फ़हमी से मुराद दी गई इबारत को समझना और इससे मुताल्लिक़ दिए गए सवालात के जवाबात देना है। अक्सर दहम जमात के इम्तिहान में इबारत फ़हमी के सवालात आते हैं या दिए जाते हैं। इबारत फ़हमी के लिए ज़रूरी है कि तलबा इबारत को बग़ौर पढ़ें, इबारत के मौज़ू को समझें, मुश्किल अल्फाज के माने से वाकिफ़ होते हुए मुकम्मल इबारत को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बच्चों, इबारत फ़हमी में किसी शायर या अदीब के हालात ज़िंदगी पूछे जाते हैं और किसी वाक़ये की रिपोर्ट या ज़िंदगी के किसी मौजू पर मालूमाती इबारत अक्सर सवालात रास्त पूछे जाते हैं। उर्दू इबारत फ़हमी का मेयार बढ़ाने के लिए तलबा को चाहिए कि वो अपने अंदर मुतालिए का ज़ौक़ परवान चढ़ाएँ। निसाबी किताबों के अलावा अपनी पसंद की दीगर किताबें पढ़ते रहें। यहाँ पर एक खुसूसी बात बताई जा रही है कि इम्तिहान में इबारत के कम अज़ कम 2 सवालात दिए जाते हैं। दर्जे ज़ैल इबारत को बग़ौर पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। साबिक़ा सदर हिंद डॉक्टर अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम का शुमार दुनिया के अज़ीम तरीन साइंसदानों में होता है। अहले हिंद इन्हें बाबाए मिसाइल कहते हैं। वो पहले हिंदुस्तानी मुसलमान साइंसदान थे जिन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा गया है। अब्दुल कलाम ने मुलाजिमत की इब्तिदा 1958 ईस्वी में माहाना 250 रुपये तनख्वाह पर बहैसियत सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट से की। 1896 ईस्वी में अब्दुल कलाम ने इंडियन रॉकेट सोसाइटी नामी इदारा क़ायम किया। इनका महबूब तरीन मिसाइल अग्नि था, जिससे इनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अब यहाँ पर सवालात दिए गए हैं, हम इन सवालात को पढ़ेंगे और उसका जवाब लिखेंगे। अहले हिंद अब्दुल कलाम को किस नाम से याद करते हैं और उन्हें किन किन एज़ाज़ात से नवाजा गया? बच्चों, अभी हमने इबारत ख़्वानी की। इबारत में हमने पढ़ा कि अहले हिंद इन्हें बाबाए मिसाइल कहते हैं, इन्हें पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा गया है। बच्चों, अब इसका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब्दुल कलाम ने किस इदारे को कब क़ायम किया और उनका महबूब तरीन मिसाइल कौन सा है? इसका जवाब हमने पढ़ा था कि 1896 ईस्वी में अब्दुल कलाम ने इंडियन रॉकेट सोसाइटी नामी इदारा क़ायम किया और इनका महबूब तरीन मिसाइल अग्नि था। बच्चों, अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम का शुमार किन लोगों में होता है? इसका जवाब है APJ अब्दुल कलाम का शुमार दुनिया के अजीम तरीन साइंसदानों में होता है। बच्चों, अब चौथा सवाल, अब्दुल कलाम ने मुलाजिमत की इब्तिदा कब की और कितनी तनख्वाह पर? तो हमने पढ़ा था अब्दुल कलाम ने मुलाजिमत की इब्तिदा 1958 ईस्वी में माहाना 250 रुपये पर की। बच्चों, अब बढ़ते हैं हम दर्जे ज़ैल
دی گئی عبارت کو بغور پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات کو لکھنے میں میری مدد کریں۔ جی بچوں، اب یہاں پر عبارت خوانی شروع ہوتی ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ کیرلا کو بھارت کا سب سے خوبصورت علاقہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو کشمیر کو بھارت کی جنت کہتے ہیں، لیکن کیرلا کی سرزمین قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور ایک نارجلستان کے نام سے یاد کیا ہے۔ کیرلا کا قومی تہوار اونم ہے، جس میں لڑکیاں مختلف پھولوں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کا صحن سجاتی ہیں۔ اب بچوں، اس عبارت کو آپ تمام نے غور سے سنا۔ بچوں، ابھی ہم نے عبارت پڑھی، اب میں تمام بچوں سے خواہش کرتی ہوں کہ آپ اس عبارت کے سوالات کے جوابات لکھنے میں میری مدد کریں۔ اب سوالات ہماری اسکرین پر آ چکے ہیں۔ بھارت کا سب سے خوبصورت علاقہ کون سا ہے؟ کیرلا کو بھارت کا سب سے خوبصورت علاقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، بھارت کی جنت کسے کہا جاتا ہے؟ کشمیر کو بھارت کی جنت کہا جاتا ہے۔ بچوں، تیسرا سوال ہے، کیرلا کے قومی تہوار کا نام کیا ہے؟ بتائیں۔ جی، ہم نے پڑھا تھا کہ کیرلا کے قومی تہوار کا نام اونم ہے۔ اب ہم اس چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اونم تہوار پر لڑکیاں اپنے گھر کا صحن کیسے سجاتی ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اونم تہوار پر لڑکیاں اپنے گھر کا صحن مختلف پھولوں کو اکٹھا کر کے سجاتی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری عبارت کی طرف۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ تمام بچوں کو اس کے جوابات دینے ہیں۔ مارٹن کوپر نے اپریل 1973 عیسوی میں مین لیٹن کی سڑکوں سے اپنی ایجاد کا استعمال کرتے ہوئے بیل لیبارٹریز کے سربراہ کو فون کیا۔ موبائل فون کی تاریخ میں یہ پہلا کال تھا۔ موبائل فون کو سیل فون بھی کہا جاتا ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کی جانے والی ایک ایسی برقی اختراع یعنی الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے ٹیلی فون کا استعمال آزادانہ اور دوران حرکت و سفر کسی بھی جگہ بلا کسی قابل دید رابطے یعنی کہ تار وغیرہ کے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ آج کل جو جدید موبائل فون تیار کیے جا رہے ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سے روابط، برقی خط اور پاکٹ سوئچنگ وغیرہ کی سہولیات میسر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں تصاویر بھیجنے اور موصول کرنے کے لیے کثیر الوسیع پیغامی خدمت، کیمرہ اور ویڈیو بنانے کی خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، آپ تمام نے بچوں اب سوالات دیکھیے۔ بغور سوالات سننے کے بعد آپ کو ان کے جوابات دینی ہیں، کیونکہ آپ تمام نے اس تفہیم کو، اس عبارت کو بغور سنا ہے۔ موبائل فون کو کس نے اور کب ایجاد کیا؟ جی بچوں، بالکل صحیح، مارٹن کوپر نے اپریل 1973 عیسوی میں ایجاد کیا۔ شاباش۔ اب دوسرا سوال ہے، موبائل فون کو اور کیا کہتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جی بچوں، بالکل صحیح، موبائل فون کو سیل فون بھی کہا جاتا ہے اور یہ الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جس کے ذریعے ٹیلی فون کا استعمال آزادانہ اور دوران حرکت و سفر کسی بھی جگہ بلا کسی قابل دید رابطے یعنی تار وغیرہ کے بغیر کیا جاتا ہے۔ بچوں، اب تیسرا سوال ہے، جدید موبائل فون کی سہولیات کیا ہیں؟ جی شاباش، بہت اچھے، صحیح جواب بتایا بچوں آپ نے۔ آج کل جو جدید موبائل فون تیار کیے جا رہے ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ سے روابط، برقی خط اور پاکٹ سوئچنگ وغیرہ کی سہولیات میسر ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں تصاویر بھیجنے اور موصول کرنے کے لیے کثیر الوسیع پیغامی خدمت،
कैमरा और वीडियो बनाने की खसूसियात भी मौजूद हैं। शाबाश। अब बच्चों हम दूसरी इबारत की तरफ बढ़ते हैं। दर्जे झैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। बच्चों अब मैं इबारत ख़्वानी करूँगी, आप तमाम बगौर सुनेंगे। मौलाना अबू कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 ईस्वी को दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। मौलाना आज़ाद का असल नाम अहमद मोहिउद्दीन था और तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त। आज़ाद तख़ल्लुस था, लेकिन असल नाम के बजाय अबुल कलाम आज़ाद से मशहूर हुए। 1895 ईस्वी में वो कलकत्ता पहुँचे। यहाँ उनकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। मौलाना ने सबसे पहला रिसाला नीरंगे ख़याल माहनामा 1899 ईस्वी में जारी किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 बरस की थी। मौलाना ने 31 जुलाई 1906 ईस्वी को हफ्त रोज़ा अल हिलाल का पहला शुमारा शाये किया। इनका मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना था। अल हिलाल में अदबी, इल्मी, सियासी और तारीख़ी मज़ामीन शाये होते थे। मौलाना आज़ाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 ईस्वी तक आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम रहे। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे। इनका इंतकाल 22 फरवरी 1958 ईस्वी को हुआ। इसीलिए हम हिंदुस्तानी हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम मनाते हैं। बच्चों अब आपको सवालात के जवाब देने हैं। पहला सवाल, मौलाना अबू कलाम आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? जी बच्चों, शाबाश। मौलाना अबू कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 ईस्वी को दुनिया के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में पैदा हुए। दूसरा सवाल है, उन्होंने पहला रिसाला कौन सा निकाला और उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? जी बिल्कुल दुरुस्त सही पहचाना बच्चों। जी बिल्कुल दुरुस्त सही कहा बच्चों। मौलाना ने सबसे पहला रिसाला नीरंगे ख़याल माहनामा 1899 ईस्वी में जारी किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 11 बरस की थी। बच्चों अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा बच्चों। इनका मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना था। अल हिलाल में अदबी, इल्मी, सियासी और तारीख़ी मज़ामीन शाये होते थे। शाबाश। अब हम मौलाना आज़ाद की बाकायदा तालीम कब और कहाँ शुरू हुई? जी बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने। मौलाना आज़ाद की 1895 ईस्वी में कलकत्ता पहुंचकर बाकायदा तालीम शुरू हुई। शाबाश बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगली इबारत की तरफ। आप तमाम इस इबारत को गौर से सुनेंगे और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात देंगे। बच्चों अब मैं इबारत ख़्वानी करूँगी। आप तमाम से गुजारिश करती हूँ, ख्वाहिश करती हूँ कि इसको बगौर समाअत फरमाएं। कोविड-19 एक नई बीमारी है जो आपके फेफड़ों और सांस की नालियों को मुतासिर कर सकती है। कोरोना वायरस छींक या खांसी की बूंदों में फैलता है। हालिया सबूत तजवीज़ देता है कि वायरस इतनी आसानी से फैल सकता है जितना फ्लू वायरस हर मौसम सरमा में फैलता है। वायरस आसानी से दूसरे लोगों में फैल सकता है और आप आम तौर पर मुताद्दी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बच्चों इसकी कुछ अलामतें हैं। अब आप इनकी अलामतों को बगौर समाअत कीजिए। बुखार, खांसी, सांस का फूलना, जिस्म में दर्द, गले की सूजिश,
सर दर्द, थकान, नाक बंद होना, दस्त आना, छींकें आना, ये तमाम कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। बच्चों, इसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी दी गई हैं। एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हुए हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अपने हाथों को गर्म पानी से गीला करके साबुन लगाकर रगड़ें, यहाँ तक कि साबुन झाग बनाए। अपनी उंगलियों के दरमियान और नाखून के नीचे रगड़ें। खांसी और छींक आने पर अपने मुंह और नाक को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू से ढांकें और जहाँ तक मुमकिन हो हाथ ना मिलाएं और करीबी राब्ते से गुरेज करें। अपनी आँखों, नाक को छूने से गुरेज करें और हाथों को बार बार साफ करें। अब इसके सवालात हैं। बच्चों, आप तमाम ने इस इबारत को गौर से सुना। आप तमाम से मैं ख्वाहिश करती हूँ कि एक एक करके इन सवालात के जवाब दें। पहला सवाल, कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है और ये कहाँ फैलता है? जी बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त, बहुत अच्छे। कोविड-19 एक नई बीमारी है जो आपके फेफड़ों और सांस की नालियों को मुतासिर कर सकती है। कोरोना वायरस छींक या खांसी की बूंदों में फैलता है। शाबाश। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कोविड-19 की अलामात कौन सी हैं? हमने इबारत खाने में पढ़ा था कि इसकी अलामात क्या क्या हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। बुखार, खांसी, सांस का फूलना, जिस्म में दर्द, गले की सूजिश, सर दर्द, थकावट, नाक बंद होना, दस्त, छींकें आना, ये सब कोविड-19 की अलामात हैं। बच्चों, तीसरा सवाल है, एहतियात और बचाव की तदाबीरें बताइए। जी बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अपने हाथ को गर्म पानी से गीला करके साबुन लगाकर रगड़ें, यहाँ तक कि साबुन झाग बनाए। अपनी उंगलियों के दरमियान और नाखून के नीचे रगड़ें। खांसी और छींक आने पर अपने मुंह और नाक को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या टिश्यू से ढांकें और जहाँ तक मुमकिन हो हाथ ना मिलाएं और करीबी राब्ता से गुरेज करें। अपनी आँखों और नाक को छूने से गुरेज करें और हाथों को बार बार साफ करते रहें। अब बढ़ते हैं, हमारा दूसरा जो पड़ाव है रमूज औकाफ यानी कि पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है और इसकी इबारत खाने में क्या अहमियत है, अब हम ये जानेंगे। वो अलामतें और निशानियाँ जिनसे मालूम होता है कि इबारत में किस किस जगह और किस तरह वक्फ करना है, ठहरना है। रमूज रम्स की जमा है जिसका मतलब है अलामत या इशारा, जबकि औकाफ वक्फ की जमा है जिसके माने ठहरने या रुकने के हैं। यानी रमूज, औकाफ या अलामात वक्फ उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को इसके बाकी हिस्सों से अलहदा करके इस्तेमाल की जाती हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी या दूसरी ज़ुबानों के क़वायद में इन औकाफ और अलामात को बहुत अहमियत हासिल है। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो मफ़हूम कुछ से कुछ, बल्कि बाज़ औक़ात तो इसके बिल्कुल उलट ही हो जाता है। जहाँ ठहरना है या वक्फ़ा करना है, इनके लिए उर्दू में दर्ज झैल रमूज़ और औक़ाफ इस्तेमाल होते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इन रमूज़ और औक़ाफ को बताया गया है। ख़त्मा, जिसको हम उर्दू में ख़त्मा कहते हैं, वो अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहा जाता है। उसके बाद है सवालिया, जिसको इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क
کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سکتا، جس کو ہم کوما کہتے ہیں، اور ہے یہاں پر واوین، واوین یعنی کوٹیشن مارک، تفصیلہ، اس کو ہم انگریزی میں کالن کہیں گے، اور یہاں پر قوسین ہے جس کو ہم راؤنڈ بریکٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ، یہ ایک علامت ہے جس کو ہم ایکسکلامیشن مارک کہتے ہیں۔ علامت شیر، یہ جو علامت دکھائی جا رہی ہے یہ علامت شیر ہے۔ اس طریقے کے علامات ہمیں عبارت خوانی کے دوران ان علامات کا دھیان رکھ کے عبارت خوانی کرنی پڑتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس مضمون کے آخری پڑاؤ کی طرف۔ امید کہ تمام بچے اپنی بیاض اور قلم کا استعمال کر رہے ہوں گے۔ گھر پر جو کام دیا جاتا ہے اس کو قلم بند کر کے اپنے استاد کو دکھانا ہے۔ تو بچوں، آپ کے سامنے پہلا سوال ہے، عبارت فہمی سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال، عبارت فہمی کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سوال نمبر 3، اردو عبارت فہمی کا معیار بڑھانے کے لیے آپ کیا تجاویز اپنائیں گے؟ سوال نمبر 4، عبارت کن کن موضوعات پر دی جا سکتی ہے؟ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ میں منہاج بیگم اب تک آپ سے مخاطب ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ اللہ اگر ہمیں پھر موقع دے، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تمام طلبہ اس کلاس سے مستفید ہوئے ہوں گے، اسی امید کے ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ अनुदिना